तो कहानी की शुरुआत होती है 2010 से। हमें नामजी जून और उसके भाई से मिलवाया जाता है। नामजी जून अपने भाई को शहर जॉब दिलवाने के लिए लेके आया था लीजुआन की कंपनी में। पर जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो लीजुआन और उसकी कंपनी पर उसके दुश्मन ग्रुप बेंसन ग्रुप का हमला हुआ था, जिसमें पहले से ही लीजुआन ग्रुप के काफी लोग मारे गए थे। ऐसे में नामजी जून खुद बाहर निकल कर आता है और लड़ाई में घुसकर बेंसन के कई आदमियों को मार गिराता है, वो भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। सीन कट होकर प्रेजेंट में हम लीजुआन ग्रुप के मैनेजर को देखते हैं, जिसे किसी ने किडनैप किया हुआ था और फिर कुछ ही देर में उसे मार भी दिया गया। अब ये मसला सामने आते ही लीजुआन अपने दुश्मन बेंसन से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम्हारा इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए परेशानी की बात यह है कि तुम्हारे बेटे जुन्मू ने कत्ल करवाया है। बेंसन लीजुआन से कहता है, यार मैं इन सारी लड़ाई वाले पंगों में नहीं पड़ना चाहता, तुम इस मामले को अपने तरीके से हैंडल कर लो, इसके बदले मैं तुम्हारा वो रियल स्टेट वाला केस क्लियर करवा दूंगा। लीजुआन को भी डील बुरी नहीं लगती और वो अब अपने खास आदमी नामजी स्योक को ये सब हैंडल करने को कहता है और सीधा गया वो उन असेसंस के पास जो कोरिया के खतरनाक तरीन बंदे थे, जिनको जुन्मो ने अपने काम करवाने के लिए हायर किया हुआ था। नामजी स्योक उन्हें धमकाता है कि बस 2 दिन है तुम्हारे पास, 2 दिन में कोरिया छोड़ दो, नहीं तो अपना अंजाम खुद देखोगे। और याद रखना जुन्मो को इस चीज की खबर नहीं होनी चाहिए। अभी ये बातें चल ही रही थी, लेकिन इतनी ही देर में यहाँ जुन्मो खुद आ जाता है और बोलता है, अरे मुझसे बात करो, क्या हिम्मत नहीं है तुम्हें? हम नामजी स्योक उसकी तरफ मुड़कर कहता है, कुछ तो शर्म करो, पहले भी तुम्हारे किए का अंजाम दोनों कंपनीज ने भुगता था। ये बातें जुन्मो को गुस्सा दिलवा देती है और जब वो नामजी स्योक को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो नामजी स्योक उसे एक ही मुक्का मारकर ढेर कर देता है और वहां से चला जाता है। पीछे से जुन्मो धमकी देता रह गया, देखना तुम भी अब मेरे हाथों मरोगे। सीन कट होकर दिखाया गया कि नामजी स्योक वापस अपने गांव गया था, जहां उसका भाई नामजी जुन उसे देखकर शौक रह जाता है। ये लोग 6 साल बाद एक दूसरे को देख रहे थे और बहुत ही ज्यादा खुश थे। नामजी स्योक अपने भाई से डिस्कस करता है कि उसका बॉस लीजुआन उसे फोर्स कर रहा है कि वो उसका सारा बिजनेस संभाले, पर वो कंफ्यूज है कि उसे क्या करना चाहिए। नामजी जुन को भी इस सब को लेकर अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी, पर वो कुछ कहता नहीं और स्योक को समझाता है कि अपनी दिल की सुनो। इसके बाद नामजी स्योक वापस अपने घर आ जाता है और पार्किंग में ही उसे कुछ गड़बड़ी महसूस होने लगती है। वो अपनी कैट को जब फीड कर रहा था तब दिखाई दिया कि गाड़ियों के पीछे से छुपे हुए लोग बाहर निकल रहे थे। एक मास्क पहना लड़का अचानक स्योक पर हमला कर देता है, जिसे भांप कर पहले ही स्योक ने पकड़ लिया था। उसने देखा कि उसे तो मारने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे। एक एक करके वो सबसे लड़ा, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत कमाल की थी। पीछे से वार करने वालों को झुककर कंधे पर उठाते हुए पटक पटक कर उसने मारा। जो चाकू से उसके ऊपर वार करने आया था उसे भी स्योक ने गिराकर उसी के चाकू से उसी को मारने की कोशिश की, पर फिर स्योक को तरस आ गया। वो उसे छोड़कर खड़ा हो गया। उसे इस टाइम उसके भाई की कॉल आ रही थी, जिसका दिल काफी घबरा रहा था। अभी स्योक कॉल ले भी नहीं पाता कि पीछे से वो लड़का जिसकी जान स्योक ने बख्शी थी, वो उसी के पीछे से आकर उसके दिल में स्टैब कर देता है और यहाँ स्योक मर जाता है। सीन शिफ्ट होकर हमें स्योक के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है। फ्यूनरल पर लीजुआन यानी स्योक के बॉस और उसके सभी एम्प्लॉयज आए थे। इन लोगों की बातें चल ही रही होती हैं कि इतने में यहाँ पर नामजी जुन आ जाता है और सारे मिलकर लीजुआन के कहने पर उसके सामने सर झुका देते हैं उसके दुख और रिस्पेक्ट में। कुछ देर बाद नामजी जुन जाकर दोनों चेयरमैन से मिलता है, जो यही डिस्कस कर रहे थे कि स्योक का काम किसको सौंपा जाए। अब तब नामजी जुक उनके पास आकर अपने भाई की मौत के बारे में सवाल करता है और उन्हें याद दिलवाता है कि आज से 11 साल पहले उन लोगों ने एक एग्रीमेंट किया था कि मैं आप लोगों के मामलात से दूर रहूंगा, लेकिन आप मेरे भाई की हिफाजत करेंगे। फिर बताओ हुआ क्या उसे? दोनों के ही पास कोई जवाब नहीं था। नामजी जुन अब अपने भाई के घर जाता है, देखता है कि उसके भाई ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज तैयार किया था। वो इमोशनल हो जाता है और अपने भाई के कातिल से मिलने का फैसला करते हुए पुलिस स्टेशन जाता है। नामजी जुन ने उस लड़के से काफी सवाल किए, ये जानने के लिए कि स्योक को मरवाने के पीछे असल में हाथ किसका था, पर वो तो कुछ भी नहीं बोलता। और उसकी बातों से नामजी जुन को एक ये बात पता चल जाती है कि किलर का एक छोटा भाई भी है। बस फिर क्या था, नामजी जुन उसकी तलाश में निकल जाता है और उसके भाई को पकड़ लेता है और बाद में उसके जरिए किलर को ब्लैकमेल करके फोर्स करता है कि वो बताए कि स्योक को मरवाने के पीछे हाथ किसका था, किसने उसे मारने की सुपारी दी थी।
वो कहता है मैं नहीं जानता, मुझे तो ये काम एक डार्क वेब से मिला था। अब किलर की जो लॉयर थी, अब नाम जी जून उनसे मिलता है और उनसे पूछता है मर्डर के बारे में। तो वो उसे एक बिजनेस कार्ड देती है, उस बंदे का जिस बंदे ने सिम 1 के नाम से एक डार्क साइट बनाई हुई थी जहाँ लोग पैसे देकर किलर्स को हायर करते थे। लॉर कहती है कि यहाँ से तुम्हें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी तरफ ली जुआन यानी सियोक के बॉस भी प्राइवेटली उसके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवा चुके थे। यहाँ पुलिस स्टेशन में भी सियोक के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। सब जानते थे कि बेंसन या ली जुआन ग्रुप में से ही कोई होगा कातिल। यहाँ इनकी बातों से पता चलता है कि बेंसन और ली जुआन पहले एक ही गैंगस्टर के लिए काम करते थे, फिर उस बंदे ने अंडरवर्ल्ड को छोड़ दिया अपने बेटे की मौत के बाद, और तब से ये दोनों पावर में आ गए और अंडरवर्ल्ड में दुश्मनों की तरह उभरे। अब इस केस के इन्वेस्टिगेशन का काम जीएम को मिल जाता है। दूसरी तरफ वो आदमी जो डार्क वेब चला रहा था, जहाँ से सियोक के मर्डर की सुपारी ली थी उसके किलर ने, उस आदमी का नाम वन था। नाम जीजून की कॉल सुनते ही उसके मुंह के तोते उड़ जाते हैं और साफ पता चलता है कि ना सिर्फ वो नाम जीजून को पहले से जानता था बल्कि उससे डरता भी था। वो जब तक अपने ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है कि उसके सारे लोगों को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था और उसका ऑफिस भी तबाह कर दिया गया था और नाम जीजून यहाँ पर पहले से ही मौजूद था। वन उसके कदमों में बैठ जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, अपनी जान की भीख मांगने लगता है। नाम जीजून उठकर उसे कुछ पंच ही मारता है कि उसके मुंह से सारा सच उगल आता है और वो बता देता है कि सियोक की सुपारी देने वाला बेंसन का बेटा जुन्नू है। यही खबर ली जुआन को भी पता चल गई थी। जो इन्वेस्टिगेटर ये खबर ली जुआन को दे रहा था वो उससे कहता है आपको कंपनीज में ये खबर दे देनी चाहिए, जबकि ली जुआन उससे ये खबर अपने लोगों से भी छुपाने को कहता है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जीएम यानी पुलिस का इन्वेस्टिगेटर एक खास डिवाइस के जरिए ये सारी बातें सुन रहा था जो उसने ली जुआन के ऑफिस में लगा दी थी। इधर हम देखते हैं कि ली जुआन फौरन बेंसन से मीटिंग सेट करता है और बेंसन को वो ये सच्चाई बता देता है कि तुम्हारे बेटे ने नामजी सियोक का मर्डर करवाया है। बेंसन साफ इनकार कर रहा था कि मेरा या मेरी कंपनी का इस मर्डर से कोई ताल्लुक नहीं। अभी इनकी बातें चल ही रही थी कि यहाँ पर नामजी जुन आ गया। उसने बेंसन की आंखों में आंखें डाली और पूछा क्या तुम इस मर्डर में इन्वॉल्व तो नहीं हो। ये दोनों ही उसे देखकर सहम से गए और कुछ नहीं बोले। बेंसन इस टाइम घबराया हुआ ना में जवाब देता है तो नाम जीजन उनसे कहता है मैं जानता हूँ ये मर्डर तुम्हारे बेटे ने करवाया है, अगर तो तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो बस दूर बैठकर तमाशा देखो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। बेंसन बहुत ज्यादा डर गया था। वो ली जुआन से गिड़गिड़ाकर अपनी मदद के लिए कहता है और इसके बदले में वो उसे एक पूरा होटल देने की भी ऑफर देता है, जिसके बाद बेंसन घर जाकर अपने बेटे जुन्नू को खुद मारता भी है क्योंकि उसने जो अपने बचपन में कर दिया था वो किसी माफी के लायक नहीं था। यहाँ जुन्नू बेशर्मी से कहता है हाँ मैंने मारा है नामजी सियोक को क्योंकि उसने मेरी बेइज्जती की थी। यहाँ अब नामजी जून अपने एक पुरानी दोस्त से मिलकर उससे मदद मांगता है। नामजी सियोक का असिस्टेंट भी अपने बॉस का बदला लेने के लिए पागल हो रहा था, वो भी नामजी जुन के साथ मिल जाता है और ये लोग अब लॉयर की मदद से जुन्नू की सीक्रेट लोकेशन का पता चला लेते हैं जहाँ पर बेंसन ने उसे छुपाया था। दूसरी तरफ ली जुआन को यांग नाम का एक बंदा भड़काता है कि बेंसन ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, उसने तुम्हारे साथ किए एग्रीमेंट को तोड़ा है तुम्हारे बंदे को मारते हुए। तुम दोनों का तो रूल था कि आपस में एक दूसरे के ग्रुप को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो इन्हें माफ करके तुम तारीख लिखो या बेंसन को ही उसके बदले में मारकर उसका सारा बिजनेस हथिया लो। इस टाइम पता चलता है कि ये सारी बातें भी पुलिस इन्वेस्टिगेटर जीएम सुन रहा था और वो सामने वाली ही बिल्डिंग में खड़े हुए एक फाइल खोलता है जिसमें ली जुआन के सर्च वारंट थे। यहाँ बेंसन अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक बंदे को नाम जेजून को मारने को कहता है, लेकिन वो बंदा नाम जेजून को मारने से इनकार कर देता है क्योंकि वो नाम जेजून की पोजीशन जानता था। उस बंदे का इनकार सुनकर बेंसन अजीब सा हो जाता है और एक दूसरे आदमी को अपने बेटे को अंडरग्राउंड करने को कहता है, पर जुन्नू अब कहीं और छुपने को तैयार ही नहीं था। वो तो उल्टा लोगों से ही कहता है आए दिन हम लोगों को मारते रहते हैं, इस आदमी के मर्डर पर इतना हंगामा क्यों मचाया हुआ है। उनकी बातों के दौरान यहाँ इसी होटल में नाम जी जुन पहुंच जाता है और सब उसे देखकर डर जाते हैं और एक साथ उसे रोकने के लिए उस पर हमला करते हैं, पर वो बहुत ही आसानी से किसी की टांग तो किसी की बाजू को पकड़ते हुए अपना डिफेंस भी करता है और फिर उनके वही टांग बाजू तोड़कर उनको दूर भी फेंक देता है। एक एक करके सभी लोग मारे जाते हैं और इसी क्योस में बेंसन का आदमी जुन्नू को लेकर यहाँ से भाग जाता है।
यहाँ नाम जीजुन को वन भी मिल गया था। वो उससे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पर नाम जीजुन उससे कहता है सिर्फ 2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। जुन्मो की लोकेशन मेरे टेबल पर होनी चाहिए। सीन कट हो गए। अब हमें सेफ हाउस के अंदर जुन्मो को दिखाया जाता है, जो अब सच में परेशान हुआ था। वो अपने एक आदमी से सवाल करता है कि आखिर ये दोनों भाई हैं क्या, और सब उनसे इतना डर क्यों रहे हैं। ये बताने के लिए कहानी 11 साल पीछे पास्ट में चली जाती है, जब बेंसन और ली जुआन दोनों ही एक आदमी के लिए काम किया करते थे। इन दोनों के ऊपर ही इनके बॉस को बहुत ज्यादा एतबार था। ली जुआन, जो अपने भाई की जॉब लगवाने आया था, एक दिन उनकी एक फाइट में हेल्प करता है और इस तरह बेंसन और ली जुआन का राइट हैंड बन जाता है। उन्हीं दिनों कंपनी में ये रूमर्स फैलने लग जाते हैं कि चेयरमैन ये कंपनी अपने बेटे को देने के बजाय ली जुआन और बेंसन को दे देंगे। इस खबर से चेयरमैन के बेटे को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को मरवाने का प्लान करता है। ये प्लान नाम जीजुन को पता चल जाता है और वो इन दोनों की जान बचाने के लिए चेयरमैन के बेटे का ही मर्डर कर देता है। ये देखकर ली जुआन और बेंसन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो जानते थे कि चेयरमैन अब नाम जीजुन के साथ उन्हें भी मरवा देंगे। तो बेंसन नाम जीजुन से कहता है कि इससे पहले कि हम तीनों की जान जाए, तुम चेयरमैन को ही मार दो। इनके कहने के मुताबिक नाम जीजुन चेयरमैन को भी मार देता है। अब वो चाहता तो ये पूरी कंपनी हथिया भी सकता था, लेकिन कंपनी को हथियाने के बजाय वो आधी आधी कंपनी इन दोनों में बांट देता है और इन दोनों के साथ एग्रीमेंट करता है कि वो इनकी लाइफ के अंदर कभी नहीं आएगा, लेकिन इसके बदले ये लोग उसके भाई का ख्याल रखेंगे और हमेशा उसकी हिफाजत भी करेंगे, और आपस में भी ये दोनों ग्रुप्स कभी भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस एग्रीमेंट के बाद पता चला कि नाम जीजुन अंडरग्राउंड हो गया था। जो लड़का जुन्मो को ये कहानी सुना रहा था, वो बताता है कि मुझे पुराने चेयरमैन के एक खास आदमी से पता चला था कि चेयरमैन के बेटे को असल में नाम जीजुन ने नहीं मारा। अब ट्विस्ट क्या है, ये बात उसे भी नहीं मालूम थी। यहाँ बेंसन नाम जी सियो के मर्डर के इन्वेस्टिगेटर का पता चलवाता है। अब दूसरी तरफ बेंसन का ही एक खास आदमी, जिसे बेंसन ने जुन्मो को छुपाने का हुक्म दिया था, वो जाकर नाम जीजुन से मिलता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें नाम जीजुन के पूरे ग्रुप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे ही बातों बातों में वो चुपके से एक पर्ची नाम जीजुन के हाथ में थमा जाता है, जिसके अंदर जुन्मो का एड्रेस था। नाम जीजुन अब जुन्मो को मारने के लिए उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और पता चलता है ये तो असल में जुन्मो का ही बिछाया एक ट्रैप था। जुन्मो ने खुद अपने खास आदमी को ऐसा करने को बोला था, क्योंकि उसे लग रहा था कि नाम जीजुन को मारना ही उसके लिए सबसे बड़ी आजादी होगी, क्योंकि उससे छुपकर नहीं रहा जा रहा था और उसने कई मर्तबा अपने सेफ हाउस से निकलने की कोशिश भी की थी, पर वो नाकाम हो गया था। खैर, दोबारा नाम जीजुन के सीन की तरफ चलते हैं। वो जिस सीक्रेट जगह पर आया था, अंदर जाते ही असैसिन्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। नाम जीजुन को मारना और हराना इतना भी आसान नहीं था। नाम जीजुन इनके साथ लड़ता है और इन्हीं को मार देता है, और फिर इन्हीं के फोन से जुन्मो को कॉल करके कहता है अब जल्द मैं तुम तक भी पहुंच जाऊंगा। और ये कॉल सुनकर जुन्मो घबरा सा जाता है। इधर नाम जीजुन अपनी पुरानी यादों में खो जाता है और उसके फ्लैशबैक से हमें एक ट्विस्ट पता चलता है कि असल में चेयरमैन के बेटे को नाम जीजुन ने नहीं मारा था, बल्कि नाम जी सियोक ने मारा था। खैर, सीन्स प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि बेंसन भी उसी यांग नामी बंदे को कॉल करता है, जो पिछले कुछ सीन्स पहले ली जुआन को भड़का रहा था बेंसन के खिलाफ जंग के लिए। ये आदमी असल में है कौन, इसका आगे पता चलेगा, लेकिन खैर बेंसन उसे बताता है कि उसने ली जुआन के साथ डील कर ली है, यानी अब इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान में कोई जंग नहीं होगी। कोई मसला बचा है तो वो नाम जीजुन का है। अब बेंसन यांग से कहता है अगर ये मसला तुम संभाल लो तो काफी अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ बेंसन का बेटा जिस सेफ हाउस में था, उस पर बहुत सारे लड़के हमला कर देते हैं। पता चलता है कि इनको जुन्मो ने खुद बुलाया था इस घर को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो इस घर से आजादी चाहता था। अब जो लोग इस सेफ हाउस पर हमला करने के लिए आए थे, उनमें से एक चैंपियनशिप फाइटर भी था। जुन्मो उसे 1 बिलियन यॉन की ऑफर करवाता है नाम जीजुन की जान लेने के लिए। हम जुन्मो को देखते हैं जो इस टाइम अपने जख्मों की पट्टी करवा रहा था। तभी उसका दोस्त उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम ये जो सब कुछ कर रहे हो, मारपीट, इसे बंद कर दो। तुम्हें इन ग्रुप्स के साथ कहीं बैठकर मीटिंग कर लेनी चाहिए। वो बातें करते करते अपने गैराज में पहुंचा ही था कि उसने देखा कि जुन्मो पहले से ही यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था अपने फाइटर्स के साथ। उसके आते ही जुन्मो उससे कहता है मैं बस तुम्हारे से नाम जीजुन का पता लेना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तुम बता दोगे तो बख्शे जाओगे, नहीं तो अपने अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद हो। इस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो बैट उठाकर यहाँ इन लोगों से लड़ने लग जाता है। जुन्मो का खास आदमी उससे लड़ता है और यहाँ लड़ते लड़ते नाम जीजुन का दोस्त जुन्मो के खास आदमी को हरा देता है और फिर
जुनमो खुद इस लड़ाई के अंदर आता है। बैट उठाते हुए वो घुमाकर नाम जी जुन के दोस्त को मारता है और नाम जी जुन का दोस्त जमीन पर गिर जाता है। उसके सर से खून निकल रहा था और वो अब होश में नहीं था। यहाँ नाम जी जुन ने जब दोबारा अपने दोस्त को कॉल की तो कॉल जुनमो ने उठाई। जुनमो ने उसे बताया कि तुम्हारा दोस्त और मेरा एक खास आदमी यहाँ पर मारे गए हैं। इनकी तो लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन मेरी और तुम्हारी लड़ाई बची है। तो क्यों ना अच्छा हो कि तुम सेफ हाउस में आ जाओ। जुनमो से सेफ हाउस का एड्रेस इसलिए दे रहा था क्योंकि सेफ हाउस में उसने पहले ही फाइटर्स को हायर किया हुआ था नाम जी जुन को मारने के लिए। नाम जी जुन पहले अपने दोस्त के गैराज में आता है और अपने दोस्त की बॉडी देखकर टूट जाता है। यहीं पर उसने एक बेसबॉल बैट भी देखा जो उसके दोस्त ने उसके लिए बनाया था। वो गुस्से में इसे बैट को उठाकर निकल जाता है। सेफ हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 के करीब फाइटर्स थे और जुनमो उन सबसे कहता है कि जिसने नाम जी जुन को जिंदा पकड़ लिया उसे बिलियंस ऑफ यॉन दिए जाएंगे, यानी बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। कुछ ही देर में यहाँ नाम जी जुन एंट्री भी कर लेता है और अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर वो सिर्फ 1 मिनट ही सोचता है और जैसे ही एक एक करके ये लोग उसके ऊपर हमला करना शुरू करते हैं वो सबको ही अपनी स्किल्स से मारने लग जाता है। किसी के सर पे बैट मारता है तो किसी के हाथ पांव तोड़ देता है और जो बंदा उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो वो उसके चाकू से उसकी गर्दन में स्टैब करते हुए उसे मार देता है। यहीं से दूसरा आदमी भी हमला कर देता है जिसके मुंह को वो बेदर्दी से दीवार से रगड़ते हुए कुचल कर मार देता है। इतने सारे लोगों की बेदर्दी से मौत देखकर बचे कुचे लोग डर कर यहाँ से भाग जाते हैं और वो फाइटर जिसे स्पेशली जुनमो ने नाम जी जुन को मारने के लिए बुलाया हुआ था, ये सब कुछ देखते हुए वो जुनमो से कहता है कि मैं अब नाम जी जुन को मारने के डबल पैसे लूंगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। फाइनली अब नाम जी जुन अंदर चला जाता है जहाँ उसकी लड़ाई असल फाइटर से होने लग जाती है। ये फाइटर सच में जून की टक्कर का था। जून जिसकी ताकत काफी कम हो गई थी पिछले लोगों से लड़कर, अभी तक के लिए ये आदमी ये फाइटर उसके ऊपर भारी पड़ जाता है। इन लोगों की लड़ाई काफी देर तक चलती रहती है और जब नाम जी जून ये समझ जाता है कि वो उससे नहीं लड़ सकता, वो अपने पास मौजूद स्टीयरिंग केस को तोड़ते हुए उसका शीशा उठाकर उस लड़के की आंख के अंदर स्टैब कर देता है और इस तरह उससे जीत जाता है। जिसके बाद वो फाइनली जाता है जुनमो के सामने। जुनमो डरा हुआ कांपते हाथों के साथ बंदूक थामे हुए था। वो उसे मारना चाह रहा था पर नाम जी जुन ने एक ही हाथ मारते हुए उसके हाथ से बंदूक दूर फेंक दी। जुनमो की सारी हवा निकल जाती है और वो अपनी जान की भीख मांगने लग जाता है नाम जी जुन से। वो उसे कहता है, देखो अगर तुम मुझे मार भी दोगे तो भी कुछ नहीं बदलेगा, तुम्हारा भाई तो वैसे भी मर गया है, मेरे मरने से वो जिंदा तो नहीं होगा। जुन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने पास मौजूद बैट से उसे इतनी जोर से हिट करता है कि जुनमो रेलिंग से नीचे गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। उसे मारने के बाद नाम जी जून कॉल करता है उसके डैड यानी बेंसन को। कॉल रिसीव करते ही बेंसन बोलने लगा कि देखो तुम्हारे भाई को मेरे बेटे ने नहीं मारा। इससे पहले कि वो उसकी बात पूरी कर पाता, नाम जी जून उसकी बात काट कर कहता है, अब कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम्हारा बेटा भी मारा गया है। ये कहकर उसने फोन काट दिया और इस टाइम उसे अपनी भाई की याद आई जिसने आखिरी मर्तबा उससे कहा था कि अब हम जल्दी जल्दी मिला करेंगे। नाम जी जून अब अपनी गाड़ी में यहाँ से चला जाता है और अगले ही सीन में हम उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते हुए दिखते हैं। एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी गाड़ी पुल से नीचे दरिया में गिर गई थी और पता चलता है कि ये एक्सीडेंट भी किसी ने जानबूझकर करवाया था क्योंकि वो आदमी गाड़ी से बाहर निकलकर फोन पर किसी को ये खबर देता है कि अब नाम जी जून मारा जा चुका है। सीन्स फ्लैशबैक में जाते हैं और अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब नामजी स्योक के ऊपर बहुत सारे टीनेजर्स ने हमला किया था। जिस लड़के ने उसकी कमर के अंदर स्टैब किया था, दिखाया गया कि स्योक उसके हमले से नहीं मारा गया था। उस हमले को तो स्योक ने सह लिया था और खुद अपने कंधे से वो चाकू निकाला था, लेकिन जब वो लिफ्ट से जाने लगा तो तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी बाहर निकला। उसने नामजी स्योक के साथ लड़ाई शुरू की और आखिर में नामजी स्योक को हराते हुए उसकी गर्दन में चाकू स्टैब करते हुए उससे मारा। इस टाइम यहाँ पर डिटेक्टिव हान भी थे जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा। फिर भी पुलिस रिपोर्ट में यही लिखा कि नामजी स्योक को उन लड़कों ने मारा था। दिखाया जाता है कि ये सारी बातें बेंसन को डिटेक्टिव हान ने बताई। डिटेक्टिव हान ने बेंसन को उस आदमी की रिकॉर्डिंग भी सुनाई जिसने मर्डर को छुपाने का ऑर्डर दिया था और बेंसन उस आवाज को फौरन पहचान गया। ये ली जुआन की आवाज थी। खैर नेक्स्ट सीन में हमें ली जुआन और बेंसन को उस जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर नामजी जून की कार का एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर बेशर्मी से बेंसन ली जुआन के सामने ये एडमिट कर लेता है कि हाँ मैंने ही नामजी जून को मरवाया है क्योंकि उसने कल ही मेरे बेटे को मारा था और इसके लिए तो मुझ पर केस भी नहीं कर सकते
क्योंकि मुझे भी तुम्हारा एक राज पता है। नामजी सियोक को मरवाने के लिए मेरे बेटे ने गुंडे भेजे जरूर थे, लेकिन नामजी सियोक मरा मेरे बेटे की गुंडों के हाथों नहीं, बल्कि तुम्हारे भेजे हुए आदमी के हाथों। और मेरे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी हैं। अब क्योंकि बेंसन का बेटा इस गलतफहमी की वजह से मर गया था, तो बेंसन गुस्से में था और वो अब ली जुआन से जंग के लिए तैयार भी था। वो उससे कहता है, मेरा बेटा मरा है तो अब तुम्हारा भी बेटा मरेगा। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस बेंसन ग्रुप के पूरे ग्रुप को पकड़ लेती है, पर डिप्टी प्रोसिक्यूटर जिम ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं कि पुलिस खुद बेंसन को नहीं पकड़ कर लाई थी। यहाँ रिवील होता है कि जिम यानी डिप्टी प्रोसिक्यूटर और कोई नहीं बल्कि खुद ली जुआन का बेटा है, और वो ना सिर्फ अपने डैड के बिजनेस को संभालना चाहता है बल्कि बेंसन ग्रुप के ऊपर भी कब्जा करना चाहता है, और ये सारा प्लान कहीं ना कहीं उसका डिजाइन किया हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली जुआन जाकर यांग से मिलता है और उसे कहता है, मैं जानता हूँ कि वो तुम हो जिसने नामजी सियोक को मारा है, और फिर तुमने ही डिटेक्टिव हान को रिश्वत दी और मर्डर का इल्जाम मेरे पे डलवा दिया। वो उससे पूछता है, आखिर तुम्हें जरूरत क्या पड़ी थी नामजी सियोक को मारने की? यांग जवाब देता है, आप किस तरह मुझ पर इल्जाम लगाने आ गए? कोई सबूत है आपके पास कि मैंने नामजी सियोक को मारा है? हो सकता है कि आपके बेटे जिम ने मरवाया हो। अब सीन कट होकर हमें नामजी जून को दिखाया गया, जो असल में दरिया में गिरने के बाद मरा नहीं था बल्कि उसकी जान बच गई थी। वो अब जाकर सबसे पहले अपने भाई के असिस्टेंट से मिलता है और अपने भाई का इम्पोर्टेंट सामान उसे दे देता है। इधर वन और उसका साथी आपस में बातें कर रहे थे कि चलो नामजी जुन भी मारा गया और अब तो अमन हो ही जाएगा, लेकिन इतने में ही नामजी जुन उनके पास आ गया और उनका खाना अंदर करना भी मुश्किल हो गया। नामजी जुन गुस्से में उनसे कहता है कि पता चलाओ मेरे पे हमला करवाने वाला कौन था। दूसरी तरफ घर पर ली जुआन अपने बेटे जिम से सवाल करता है कि क्या नामजी सियोक को तुमने मरवाया है और बेंसन ग्रुप को तुमने किस लिए पकड़ा है? जिम अपने डैड के सामने साफ जवाब दे देता है कि ना तो मैंने नामजी सियोक को मरवाया है और बेंसन ग्रुप को पकड़ना मेरे लिए ऑफिशियल्स का ऑर्डर था और मैं बस अपनी जॉब ही पूरी कर रहा हूँ। इधर बेंसन को लगा कि उसके ग्रुप को अपने बेटे के जरिए पकड़ाने वाला ली जुआन है, इसीलिए वो जंग का सोचकर ली जुआन के गैराज में आ गया। अब उसके पास बंदे कम थे, तो यहाँ पर ली जुआन और बेंसन जब मिलते हैं तो इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और ली जुआन बेंसन का मर्डर कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेंसन का मर्डर की खबर सुनकर सबसे ज्यादा खुश होने वाला आदमी यांग था। पता चला कि उसने बेंसन को भड़काया था ली जुआन के खिलाफ ताकि लड़ाई हो और उन दोनों में से कोई एक मर जाए। यांग अब अपना आप सबके सामने लेकर आता है कि वो इन दोनों में से किसी एक की कंपनी हथियाना चाहता था, और अब क्योंकि बेंसन मर चुका है तो अब बेंसन की कंपनी यांग की हो जाएगी। हम देखते हैं कि यहाँ यांग के सॉफ्ट बोर्ड पर 3 नाम थे, नामजी सियोक, बेंसन और ली जुआन, जिनमें से अब वो दूसरे नाम पर क्रॉस लगा रहा था। और यहाँ पर हमें रिवील हुआ कि इन सारे मर्डर्स के पीछे प्लान तो यांग ने किया था, लेकिन वो इतना होशियार था कि उसने अपने प्लान्स दूसरे लोगों के जरिए ही पूरे करवा लिए और अपना मकसद पूरा कर लिया। 2 लोग मर चुके थे और अब उसे बस ली जुआन को मरवाना था। हमें पता चलता है कि गैंग को ये सच्चाई भी मालूम है कि नामजी जून ने चेयरमैन के बेटे को नहीं मारा था। इधर हमें गैंग के पास्ट की हकीकत पता चलती है कि गैंग असल में एक पुलिस ऑफिसर था और चेयरमैन ओ ने यानी बेंसन और ली जुआन के चेयरमैन ने उसे अपने लिए पुलिस में लगवाया था ताकि वो उसके क्राइम्स पर पर्दा डाल सके। वो जानता था कि चेयरमैन के बेटे को मारने वाला नामजी सियोक है। पहले तो अपना काम ही करता रहा, यानी बेंसन और ली जुआन के किए पर पर्दे ही डालता रहा, लेकिन इस काम से मिलने वाले पैसे से अब उसकी हवस भर नहीं रही थी। तो फिर उसने सालों बाद सोचा कि क्यों ना वो खुद ही इन लोगों की कंपनी हथिया ले और सारा पैसा खुद कमाए। पहले जब उसने बेंसन और यांग के दरमियान में लड़ाई करवाने की कोशिश की तो हर मर्तबा उसकी कोशिश नाकाम हो गई, बल्कि उसकी कोशिश के जरिए बेंसन और ली जुआन के अंदर के ताल्लुक अच्छे ही होते रहे। अब यांग जाकर जिम से मिलता है और कहता है कि बेंसन तो मर गया, तुम अपने डैड के बारे में सोचो, उनका क्या करना है। ट्विस्ट ये रिवील हुआ कि ये दोनों ही मिले हुए थे। यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर नामजी जून यांग पर हमला करने के लिए आता है, पर यहाँ यांग को आकर एक क्रिमिनल बचा लेता है जो पहले से ही नामजी जून का दुश्मन था। सीन कट होकर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जब ली जुआन कंपनी की बोर्ड मीटिंग के लिए तैयार ही हो रहा था तो जिम ने उसे जाने से रोक दिया और बताया कि अब से वो कंपनी संभालेगा। ली जुआन इसकी बात पर हैरान होता है और कहता है कैसे? तो जिम उसे बताता है आपने तो मुझे उस कंपनी से निकाल दिया था, पर मैं अपनी जिंदगी उसी बिजनेस और उसी पावर में देखता था, इसीलिए मैं पुलिस में गया। वहां जाकर मैंने अपनी कंपनी के रिकॉर्ड्स को सिक्योर करने के बाद यांग के साथ मिलकर इस कंपनी के हालात पर नजर रखी
और मैं आपसे ज़्यादा अच्छा इस कंपनी को चला सकता हूँ। ये कहते हुए वो कंपनी की बोर्ड मीटिंग में चला जाता है और सबको बताता है कि आज से नया कंपनी का चेयरमैन वो है। बहुत से बोर्ड मेंबर यहाँ से उठकर जाने की कोशिश करते हैं, पर जिम की ये गुर्राने वाली आवाज़ सबको वापस बैठने पर मजबूर कर देती है। इधर यांग को अपनी जान का खतरा हो गया था नाम जीजून से, क्योंकि वो जान गया था कि नाम जीजून को ये बात मालूम हो गई है कि उसी ने उसके भाई को मरवाया है। इसीलिए वो नाम जीजून का दुश्मन, जिसने पिछली रात ही यांग को बचाया था, वो उसे अपने ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर हायर कर लेता है। वन के आदमी नाम जीजून के कहने पर लगातार यांग का पीछा करते हैं और उसकी लोकेशन नाम जीजून को बता देते हैं। नाम जीजून जब उसे मारने के लिए उसकी बिल्डिंग तक आता है तो यहाँ पर उसका सामना उसी के दुश्मन से हो जाता है। पता चलता है कि 11 साल पहले नाम जीजून ने उसका हाथ काट दिया था, जिसकी वजह से उसने बहुत ही मुश्किल जिंदगी गुजारी। वो उससे कहता है, तुम उस दिन मुझे मार देते मेरा हाथ काटने के बजाय, लेकिन तुमने जो मुझे अजियत दी, आज मैं तुमसे उस सब का बदला लूंगा। वो अपने टूटे हुए हाथ से ही नाम जीजून से लड़ने लग जाता है और आखिर जब वो नाम जीजून को नहीं हरा पाता तो इस गुस्से में वो अपने आप को ही नाइफ से स्टैब करके खत्म कर देता है। इधर दिखाया गया कि यांग ली जुआन के घर पहुंच गया था ली जुआन को मारने के लिए। इसी वजह से ली जुआन और यांग के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है और यांग ली जुआन को धक्का देकर दूर गिराते हुए उसे आखिर शूट करके मार देता है। नाम जीजून की बुरी किस्मत कि वो ठीक उसी टाइम पर मर्डर सीन पर पहुंच जाता है और उसी टाइम पुलिस यहाँ आ जाती है और नाम जीजून को ली जुआन के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया जाता है। यांग काफी चालाक था, छुपकर पुलिस का यूनिफॉर्म पहनते हुए वो भी बाद में पीछे आया और ऐसा महसूस करवाया कि जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं। दूसरी तरफ दिखाया गया कि जिम अपने फादर के मर्डर की एक एक चीज उनके कमरे में लगे एक रिकॉर्डर के जरिए सुन रहा था और उसे अपने डैड के मरने का जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि उसने तो खुद अपने डैड को मरवाया। इधर नाम जीजून पुलिस स्टेशन में जब था तो यांग उसके पास आकर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, देखो क्या बुरी हो गई तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ मिला भी नहीं और तुम्हारा भाई भी चला गया। तुम्हें पता है कि उसको मारने का प्लान मैंने ही बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि नाम जीजून को एक गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाया जाता है। गाड़ी एक टनल के अंदर से गुजरती है और टनल को पीछे से जैसे ही बंद किया जाता है तो नाम जीजून समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ उल्टा है। असल में ये उसे मारने के लिए ही प्लान किया गया था। इस बात की समझ आते ही नाम जीजून यहाँ सबसे लड़ने लगा और गाड़ी का एक्सीडेंट करवाते हुए यहाँ से निकल भी गया। इतनी देर में सामने एक और गाड़ी आकर रुकी। इसके अंदर से वन निकला। वो नाम जीजून को कुछ जरूरी चीजें पकड़ाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारी झूठी मौत की खबर हर जगह फैला दूंगा और कुछ अरसे बाद मैं भी कोरिया छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इन कामों से तंग आ चुका हूँ। दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि पुलिस को यांग के सारे बुरे कामों की खबर मिल गई थी और वो उसके ऑफिस में रेड कर देते हैं कि दूसरी तरफ जिम एक असैसिन से मिलता है। रिवील होता है कि असल में इस असैसिन के जरिए ही यांग और जिम ने नाम जी सियोक को मरवाया था। जिम इस टाइम उसे नई आइडेंटिटी देता है और कहता है कि अगर तुम यांग को मार दो तो मैं तुम्हारे ऊपर से सारे चार्ज हटवा दूंगा। यहाँ एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिम ने यांग को वार्निंग भी दी थी पहले कि तुम्हारे खिलाफ पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिम ने उससे कहा था कि मैं ये इन्वेस्टिगेशन रुकवा सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो। ट्विस्ट ये था कि पिछले आधे सीजन से जो हम प्लान सारा समझ रहे थे कि यांग का बनाया हुआ था, वो असल में जिम का ही बनाया हुआ था। वो चाहता था कि पहले ली जुआन और बोंग सेंग मिले और उसके बाद नाम जी सियोक को मारा जाए, जिसके मर्डर का इल्जाम जुन्नू पे दिया जाए। क्योंकि नाम जी सियोक ली जुआन का बंदा था तो ऐसे इन दोनों गैंग्स के दरमियान में एक गैंग वॉर हो जाए। यांग भी इतना बेवकूफ नहीं था, उसने भी ये सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की हुई थी और एक यूएसबी में डाली हुई थी। अब यही यूएसबी यांग सीक्रेटली पहुंचा देता है जिम के पास ताकि उसे पता चल जाए कि अगर वो फंसा तो जिम भी फंस जाएगा। अब हमें ली जुआन के फ्यूनरल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर भी एक पूरी सियासत चल रही थी और सब चीजों को छुपाने का एक प्लान चल रहा था। गोल्फ क्लब का पैकेज जिसके अंदर वो यूएसपी थी, जिम का एक बंदा उसे छुपाने के लिए लेकर जा रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर आकर नाम जीजून अटैक कर देता है। नाम जीजून बड़ी आसानी से उस बंदे को तो मार देता है जिसके हाथ में बैग था, लेकिन तभी यहाँ पर वही असैसिन आ जाता है जिसने नाम जी सियोक को मारा था। और वो ये बात जैसे ही नाम जीजून को बताता है तो नाम जीजून गुस्से से पागल हो जाता है और जुनून में आकर बहुत ही आसानी से उसे भी स्टैब करते हुए मार देता है। सीसीटीवी से यांग ये सब कुछ देख रहा था। वो अब बेसमेंट के अंदर आया और आते ही उसने जून पर 2 गोलियां चला दी, लेकिन जख्मी होने के बावजूद नाम जीजून उससे लड़ा और आखिर उसे स्टैब करके उसने मार दिया,
जिसके बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने यांग के ऊपर 2 गोलियां भी चलाई। इसके बाद हम देखते हैं कि नामजी जून ली जुआन के फ्यूनरल पर जाता है, वहाँ रिस्पेक्ट देता है और जिम से कहता है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ये कहकर वो बाहर आ जाता है, जबकि अंदर दिखाया गया कि जिम अब अपने डिप्टी प्रोसिक्यूटर से मिल गया था। वो उन्हें ऑफर देता है कि बॉन्सेन ग्रुप वो संभाल लें, जबकि ली जुआन ग्रुप वो खुद संभालेगा और इस तरह ये लोग मिलकर बहुत पैसा कमाएंगे। पुलिस के अंदर तो ये लोग खुद ही हैं, कोई इन्हें पकड़ भी नहीं पाएगा। इनके प्लान के दौरान बाहर हम देखते हैं कि नामजी जो नामजी सियोक के असिस्टेंट से मिला था, वो उस असिस्टेंट को वो यूएसपी दे देता है जो उसने यांग के गोल्फ पैकेज के अंदर से चुराई थी, जिसके अंदर सबके खिलाफ सबूत थे। ये यूएसपी देने के बाद वो अपने गांव वापस चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बॉन्सेन और ली जुआन कंपनी एक नए नाम से उभरती है, जिसका लीडर कोई और नहीं था बल्कि जिम था, जो अपनी पहली स्पीच देता है और कहता है कि हर इलीगल काम को लीगल बनाया जा सकता है। हम इस कंपनी में एक नया कल्चर लेकर आएंगे और इस कंपनी को तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अब क्या होने वाला है। नामजी सियोक का असिस्टेंट वो यूएसबी जाकर लॉयर को दे देता है जिसमें सबके खिलाफ सबूत थे, और लॉयर एक जर्नलिस्ट के जरिए उन सारे सबूतों को मीडिया पर और सोशल मीडिया पर चलवा देती हैं। खबर आहिस्ता आहिस्ता फैल जाती है और जितने भी लोग उस कंपनी की मीटिंग के अंदर आए थे वो कंपनी छोड़कर जाने लगते हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी जिम के ऊपर गुस्सा करता है तो जिम गुस्से में उनका मर्डर कर देता है। ये देखते हुए जिम का खास आदमी उसे अंडरग्राउंड होने को कहता है तब तक के लिए जब तक वो ये सब कुछ साफ ना कर दे। इतनी देर में यहाँ पर नामजी जून भी आ गया था। जिम का खास आदमी नामजी जून से कहता है, मैं जानता हूँ आप जिम से मिलने आए हैं, चले मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ। ये कहते हुए उसने नामजी जून को आगे कर दिया और फिर पीछे होते हुए उसे स्टैब कर दिया। अब नामजी जून लड़खड़ाता हुआ जिम के ऑफिस में जाता है तो जिम उसका वेलकम करता है और बताता है कि आज मैं जीत गया हूँ, हर चीज मेरे हाथ में है, पावर, तरक्की, लेकिन अब इस सब की कोई वैल्यू नजर नहीं आ रही। हालांकि मुझे जीतना बहुत पसंद था। ये कहते हुए उसने गन उठाई अपने आप को मारने के लिए, लेकिन नामजी जून ने उसके हाथ से गन छीन ली और एक चाकू से उसकी हाथों की नसें काट दी ताकि उसकी मौत आरामदायक ना हो, वो तड़प तड़प कर मरे। सीन कट होकर नामजी जून को हमें उसके गांव में दिखाया जाता है, उसी कैंप साइट पर जहां मूवी के स्टार्ट में वो अपने भाई नामजी सियोक के साथ बैठा हुआ था। वो इस टाइम अपने भाई को याद करता करता मर जाता है और बस उसकी मौत और सबकी तबाही दिखाते हुए ये सीजन यहाँ खत्म हो जाता है।